कहाँ हो तुम लोग? ओ गॉड, मैं क्या करूं? आरुष ने परेशानी से सर पर हाथ मारा। समझदारी दिखाता हुआ वो उसी हॉल में रुका था ताकि उसके दोस्त उसे ढूंढ सके, पर उसे क्या पता था वो पहले ही भटक चुके थे। इस बीच उसे भी कई बार अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ था, और वो काली परछाई जो कि विराट के अंतिम वीडियो में भी थी, वो उसे कई बार उस टूटे झरोखे से खुद की तरफ झांकती दिखी। आरुष ने घड़ी देखी। 6 बजने में बस 20 मिनट रह गए थे। दिन डूब रहा था। लगभग वही समय हो रहा था जब विराट गायब हो गया था। तो क्या इस बार उसका गायब होना उसका कोई ड्रामा नहीं था? वो सचमुच गायब हो चुका था। फिलहाल वहाँ के अजीब भूतिया माहौल को देखकर तो यही लगता था। और अब वो और उसके दोस्त, क्या किसी को भेजा जाएगा उनके पीछे, उनकी खोज खबर लेने को? क्या वो और उसके दोस्त भी उसी महल के उन अनसुलझे किस्सों में शामिल होने जा रहे थे? तभी उस सन्नाटे में एक विचित्र सी आवाज़ उभरी। आरुष चौंक पड़ा। कैसी आवाज़ थी वे? कोई चीखा था या फिर कोई जानवर? और आवाज़ फिर से हुई। ओह! कुछ देर बाद आरुष की समझ में आया, ये तो किसी के छींकने की आवाज़ थी, जो उस वीराने में गोली चलने जैसी भयंकर लग रही थी और कई गुना तेज भी सुनाई दे रही थी। क्या कोई उसके पास था, उसका कोई दोस्त? आवाज़ तीसरी बार आई और आरुष का दिल बैठने लगा। वह ऊपर कहीं से आ रही थी, पर ऊपर तो वो रहस्यमयी डरावनी काली परछाई थी। वो कई बार उसे दिख चुकी थी। क्या ये सब उसी का कोई मायाजाल था उसे पास बुलाने का? जो भी हो, देखना तो पड़ेगा ही ना। अगर सच में ही वो उसका कोई दोस्त हुआ तो? अब आरुष उस हॉल से बाहर को आकर देखने लगा। इतना तो वो समझ गया था कि यहाँ इंतज़ार करना बेकार था। अब तक तो उसके दोस्त आए नहीं थे, अब क्या आते? हॉल से बाहर निकलकर वो एक गलियारे में आ गया। दाईं ओर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे ऊपर को जाती पत्थर की सीढ़ियाँ दिखी। ऊंची सकरी सीढ़ियाँ जो ऊपर जाकर अंधेरे में कहीं गुम हो रही थी। आरुष ने हिम्मत करके टॉर्च संभाली और चढ़ने लगा। सीढ़ियों के ख़त्म होते ही उसने पाया कि वो पहली मंजिल के एक गलियारे में था, जिसमें कई कमरों के दरवाजे खुल रहे थे। वो दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाईं तरफ एक के बाद एक कई अंधेरे कमरों के खुले दरवाजे थे और दाईं ओर ठोस पथरीली दीवार थी। उन कमरों में कुछ ही फीट अंदर तक का नज़ारा हो पाता था। उसके आगे लगता था जैसे वो अनंत गहरे होंगे। अंदर कई बार उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी, जो शायद चमगादड़ों की थी। उसे लगता अभी कोई उन अंधेरे कमरों में से किसी में से भी निकलेगा और उस पर हमला कर देगा। वो डरा सहमा चला जा रहा था और दाईं तरफ दिखती ठोस दीवार अब गायब हो गई। आरुष ने वहाँ से नीचे देखा तो उसे वही हॉल दिखाई दिया जहाँ वो दोपहर में शूटिंग कर रहे थे, जो अब सदियों पुरानी बात लग रही थी। वो अकेला था और वो वीरान महल उसी कदमों के आहट से गूंज रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे फिर लगा जैसे उल्टी आ रही हो। वो डर रहा था। उसके दाईं ओर अब एक जालीदार दीवार शुरू हो गई थी, जिसमें कई झरोखे बने हुए थे। अक्सर प्राचीन समय में रानियां और उनकी खास बांदियां यहीं से राज दरबार की कार्यवाही देखा करती थी। और अंत तक पहुंचते पहुंचते आरुष की घबराहट जैसे उसके भीतर से बाहर आकर उसकी शरीर पर रेंगने लगी। वो वहां आ पहुंचा था। वो आखिरी झरोखा, टूटा हुआ झरोखा, वहीं जहां से विराट के वीडियो में वो रहस्यमयी काली परछाई उसे घूर रही थी। वही परछाई जिसे खुद भी वो कई बार देख चुका था। पर फिलहाल वहाँ कोई नहीं था। वो उस गलियारे का अंत था। अंत में भी एक दरवाज़ा था। क्या वो अंदर जाए? छींक की आवाज़ तो वहीं से आई थी शायद। उसने गहरी सांस भरी और अंदर चला गया। वो बहुत ही अंधेरा कमरा था। उसने हर तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई और चिहुक पड़ा। उसे लगा सामने वाली दीवार से लगकर फर्श पर कोई बैठा था। वो पसीने में नहा चुका था। आमतौर पर ऐसे में किसी की भी धड़कनें बढ़ जाती है, पर उस वक्त तो जैसे हर एक मिनट में उसका दिल एक ही बार धड़क रहा था। उसने दोबारा वही रोशनी की। फर्श पर कोई सिकुड़ा हुआ सा बैठा था, कोई मानव शरीर। कौन है वहाँ? आरुष के मुंह से निकला और वो सदमे से उछल पड़ा जब सामने वाले ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आरुष ने और गौर से उसे देखा। विराट, तू? वो विराट था जो बाहरी दुनिया के लिए लापता था। तू जिंदा है?
हमें तो लगा। खैर चल यहाँ से उठ। आरुष जल्दी से बोला। नहीं नहीं, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। वो भटकती रहो। फर्श पर पड़े पड़े क्षीण स्वर में विराट ने कहा। क्या, कौन नहीं जाने देगी? आरुष ने पूछा और जवाब में विराट दीवार पर हाथ मार कर नाटकीय तरीके से रोने लगा। वो पूरा पागल लग रहा था। आरुष जल्दी से उसके पास पहुंचा। देख, मेरे दोस्त भी है यहाँ, तू चल उठ, हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो जो लोहे का दरवाज़ा है वो। कोई फ़ायदा नहीं आरुष, रात को ये महल कुछ और ही होता है। तू कितने भी हाथ पैर मार ले, यहाँ से जा नहीं पाएगा। अरे ऐसे कैसे? आरुष बोलता हुआ चुप हो गया। उसने गौर से विराट को देखा। वो कम से कम 1 हफ्ता पहले गायब हुआ था। पर उसे देखकर तो, विराट तू, ये वो कपड़े तो नहीं जिनमें तू उस वीडियो में था? और तुझे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तू 1 हफ्ते से यहाँ है। आरुष अविश्वास से बोला। तू कहना क्या चाहता है? विराट ने गुर्राते हुए पूछा और अचानक ही उसकी आवाज़ सामान्य हो गई। ओह, तो ये बात है, मैं सही था तेरे बारे में, तू नहीं सुधरने वाला। आरुष ने हिकारत से कहा। विराट उसे देखता रहा और फिर अचानक ही वो हंसा। और फिर आरुष कुछ समझ पाता इसके पहले उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। किसी ने पीछे से आकर उसका सर काले कपड़े में लपेट लिया था और उसे कसकर दबोच लिया। आरुष का दम घुटने लगा। वो बुरी तरह छटपटाने लगा, पर उस मजबूत पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। कौन कमबख्त आ गया? तभी एक जोरदार तड़ाक की आवाज़ आई। पकड़ ढीली हो गई और उसका अज्ञात हमलावर फर्श पर गिर गया। आरुष ने अपने सर से वो काला कपड़ा निकाल कर फेंका। चिल्लाता हुआ विराट फर्श से उठा और आरुष को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। खबरदार, एक कदम भी बढ़ाया तो। आरुष बुरी तरह चिहुक कर पलटा और अब तक का सबसे बड़ा आश्चर्य उसका इंतज़ार कर रहा था। वो रचना थी। उसके हाथ में एक गन थी जो उसने तान रखी थी। फर्श पर विराट के ही साथ गायब हुआ उसका कैमरामैन दीपेश पड़ा था, जिसने पीछे से आकर उसे दबोचा था, जिसे अब साफ दिख रहा था कि पीछे से खोपड़ी पर प्रहार करके रचना ने ही बेहोश कर दिया था। तुम ठीक हो? वो आरुष से बोली। आरुष ने हाँ में सर हिलाया। वो अब उसे हैरानी से घूरे जा रहा था, मानो उसके सामने रचना नहीं कोई डायनासोर खड़ा हो। इन दोनों को बांध दो, वो बोली और रस्सी का एक बंडल उसकी तरफ उछाला। आरुष ने बिल्कुल वैसा ही किया। दीपेश को बांधते समय उसने देखा कि वो सर से लेकर पांव तक काले लबादे जैसा कुछ ओढ़े हुए था और अचानक आरुष की समझ में आ गया कि उस टूटे झरोखे से उसे बार बार दिखता वो भूत कौन था। उसने कसकर उसके बेहोश शरीर को एक लात मारी। थैंक्स। फिर वो रचना की तरफ देखते हुए बोला। चलो अब, वो भावहीन स्वर में बोली। आरुष उसके पीछे चल दिया। रचना रुको, कमरे से बाहर आते ही वो बोला। रचना उसकी तरफ मुड़ी। उसने एक डेनिम की जीन्स, घुटनों तक आता जैकेट पहन रखा था और हमेशा की तुलना में काफ़ी अलग लग रही थी। तुम रचना ही होना पक्का? आरुष ने पूछा। जवाब में रचना ने उसे घूर कर देखा और वो सटपटा गया। मतलब तुम यहाँ क्या कर? ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ। मैं तो अपनी टीम के साथ वो वीडियो पर। तुम, ये महल ना हमारे अब्बा का है, शादी कर लो हमसे, तुमको दहेज में मिल जाएगा, फिर जिंदगी भर कैमरा लेकर भटकना, अंदर कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो उपेक्षा से बोली। रचना मैं, अरे 1 मिनट। आरुष पास आया और हवा में कुछ सूंघने लगा। क्या कर रहे हो? आरुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़। तुम मेरा पीछा कर रही थी ना? आज सुबह उस पिलर के पास भी यही परफ्यूम, ऐसी ही स्मेल थी। आरुष बोला। ग्रेट, तुमने तो मेरी चुट्टी कर दी। क्या डिटेक्टिव टाइप दिमाग पाया है। बोलूँगी विक्रांत सर से मेरी जॉब अपने भांजे को ही दे दे। बात को घुमाओ मत, वो तुम। हाँ, मैं ही थी, बस मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए छुपी हुई थी, क्योंकि मुझे ना बड़ी अजीब लगते हो तुम। बस अचानक यहाँ दिख गए थे तो मैं देखने लगी थी कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। अब चले? वो पलट कर चल दी। मैं नहीं जा सकता, मेरे दोस्त है यहाँ। पता है, उन्हीं को ढूंढेंगे पहले। वो लड़का जिसने अभी तुम पर पीछे से अटैक किया था, उसी ने भटका दिया तुम्हारे दोस्तों को। शायद उसने कैमरा भी चुराया है तुम लोगों का। मुझे पता था वो बहुत बड़ा, पर यह नहीं मालूम था कि यहाँ मिल भी जाएगा। वरना। आरुष बोलता हुआ रुक गया और अचानक ही जैसे पत्थर की मूर्ति में बदल गया।
वो फिलहाल उस टूटे झरोखे के पास खड़ा था। क्या हुआ, अब चलो भी, रचना पलट कर उसकी ओर आती हुई बोली। रचना, हाँ, आज पिलर के पीछे से तुम झांक रही थी, राइट? हाँ, बताया तो। और इस टूटे झरोखे से भूत बना वो दीपेश झांक रहा था जो अंदर बेहोश पड़ा है, राइट? अरे हाँ ना यार। तो वो अभी बोल ही रही थी और आरुष ने उसका चेहरा पकड़कर पीछे को घुमा दिया। तो फिर वो कौन है? नीचे उस हॉल में उस अप्सरा वाले पिलर के पास कोई खड़ा था, एक काला लंबा साया। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और चेहरा बाहर झरोखे की तरफ, जहाँ से वो साया बाहर कहीं देख रहा था। और अंततः उस महल में दफन रहस्यों का एक जीता जागता सबूत उनके सामने था। दूर से भी उनकी समझ में आ गया था कि वो आकृति कुछ भी हो, कोई जीवित इंसान तो नहीं थी। अचानक ही उन्हें ठंड लगने लगी थी। वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा था। रोंगटे खड़े हो रहे थे और देखते ही देखते उनके पांव कांपने लगे थे। सारी बहादुरी हवा हो गई और रचना कस के आरुष से लिपट गई। शायद इस तरह का उसका ये पहला अनुभव था। वो क्या है? वो कांपती हुई बहुत धीरे से बोली। वो इतनी कसकर लिपटी थी कि आरुष खुद के साथ साथ उसकी धड़कनें भी महसूस कर पा रहा था। हिम्मत करते हुए उसने उस काली आकृति को गौर से देखा और अचानक उसकी चेतना को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा वो उसे, खास तौर पर उस खास हुलिये को पहचानता था। सर से लेकर पांव तक काले लिबास में लिपटी हुई एक औरत। ओह माय गॉड, ये तो ताहिरा जैसी लग रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर छिकपिस धूल। चुप, क्या कर रही हो? आरुष टपटते हुए बोला। इससे भूत भाग जाता है स्टूपिड, रचना कांपते स्वर में बोली। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी थी। सुनो, देखो, हम सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे, सीधे इस हॉल के बाहर, ठीक है? आरुष, वो एक भूत है, उसके लिए क्या अंदर और क्या बाहर, रचना मरे स्वर में बोली। बस हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर भी नहीं करना है और ध्यान भी नहीं देना है। ऐसे बिहेव करो जैसे वो नॉर्मल, मतलब कोई जिंदा लड़की है, समझ गई? आरुष ने धीरे से कहा और रचना ने हाँ में सिर हिलाया। वो आगे गलियारे में बढ़ने लगे। रचना उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो उसे पकड़े पकड़े ही आगे बढ़े जा रही थी। आरुष भी कोई विशेषज्ञ तो था नहीं, पर सुन रखा था उसने कि भूत प्रेत उन्हें और डराते हैं जो उनसे डरते हैं। उन्हें नज़रअंदाज किया जाए ये भी उन्हें पसंद नहीं, इसीलिए वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों गलियारे में आगे बढ़े जा रहे थे और कनखियों से उसे दिख रहा था कि वो ताहिरा जैसे हुलिये वाला भूत अभी भी नीचे हॉल में उस खिड़की के सामने उनकी तरफ पीठ करके ज्यों का त्यों खड़ा था। वो पूरा गलियारा पार कर गए। अब सामने सीढ़ियाँ थी। रचना, अब बस भी करो, मैं सांसें तक नहीं ले पा रहा हूँ, आरुष फंसे कंठ से बोला। अब रचना ने हड़बड़ा कर उसे छोड़ दिया। टॉर्च की रोशनी में आरुष ने देखा उसके गाल लाल हो गए थे। आरुष ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो रचना ने फिर पीछे से उसे हड़बड़ा कर उसका हाथ पकड़ लिया। आरुष, वो नीचे है। अरे, ये सीढ़ी उस हॉल के बाहर की तरफ निकलती है, हम चुपके से निकल जाएंगे। ताहिरा अंदर है, तो चलो। अब तुम इस चीज़ का नाम भी जानते हो? वो शायद ताहिरा है, शायद। अब तक तो मुझे यही लगता था कि वो गगन लहरी का सोचा हुआ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, पर लगता है गगन लहरी ने भी कभी देखा था उस भूत को यहाँ, तभी उसे भी शामिल कर लिया अपनी कहानी में। कैसा आदमी था, सच में पूरा पागल। ये कोई जगह हुई भला नॉवेल लिखने की? वो आरुष के पीछे सीढ़ियाँ उतरती हुई बोली। वो दोनों फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। बस हो गया। आखिरी सीढ़ी पर उतरते हुए आरुष पीछे मुड़ा और रचना की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ पकड़ने की जगह इस बार रचना ने निपटना भूलकर सीधा उसकी गोद में ही चढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रचना, ये क्या हरकत? आरुष बोलते बोलते सन्न रह गया। अब वो ठीक उनके सामने खड़ी थी, ताहिरा। आरुष पत्थर बना उसे देखने लगा। रचना का चेहरा उसके कंधे में छिपा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रही थी। आरुष ने देखा वो आकृति थोड़ी धुंधली सी लग रही थी, जैसे वो उसे किसी घिसे हुए चश्मे से देख रहा हो। सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों से ढकी। वो कपड़े भी कपड़े कम गहरे काले धुएं की तरह ज़्यादा लग रहे थे। उसका सर और लगभग पूरा चेहरा ढका हुआ था। बस दो आंखें दिख रही थी, जैसे वो भी राख की बनी थी। वो एकदम स्थिर थी, जैसे पत्थर की बनी हो। कहीं से भी ज़रा से भी हलचल नहीं थी उसमें। वो बस खामोशी से उन्हें घूरे जा रही थी और उन दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
मतलब वो उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी। और तभी लगा जैसे कई सदियों बाद उसमें कुछ हलचल हुई। आरुष सहम कर एक कदम पीछे हटा और आखिरी सीढ़ी से टकरा कर थोड़ा लड़खड़ा गया। ताहिरा का दायां हाथ हिला और वो अपनी दाईं तरफ कुछ इशारा करके एक बार फिर उसी मुद्रा में स्थिर हो गई। आरुष ने देखा वो अपनी उंगली से अपनी दाईं ओर इशारा कर रही थी। आरुष ने कांपते हुए हाँ में सर हिलाया, मानो उस रूह से कह रहा हो ठीक है, और फिर धीरे से उस ओर बढ़ गया जिधर वो इशारा कर रही थी। कुछ दूर आने के बाद आरुष ने पलट कर पीछे देखा तो ताहिरा की रूह अब भी वहीं खड़ी वही इशारा कर रही थी। ये तो हम फिर से वहीं आ गए, रचना मिमियाते स्वर में बोली। वो यही चाहती थी, पर क्यों? आरुष ने हर तरफ देखते हुए कहा। वो एक बार फिर उसी हॉल में खड़े थे। उस भूत ने हमें यहाँ भेजा। अजीब है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रचना हर तरफ टॉर्च मारती हुई बोली। तभी अचानक से एक तड़ाक की आवाज़ हुई। रचना और आरुष सदमे से पीछे गिर पड़े। रचना ने बुरी तरह हांफते हुए फर्श पर पड़े पड़े ही आवाज़ की दिशा में रोशनी की और वो दोनों ही चीख पड़े। एक पल पहले तक वहाँ कुछ न था, पर अब एक लंबी काली आकृति उनके ठीक सामने उस महल के बीचों बीच हवा में अदृश्य फांसी पर झूल रही थी। आरुष ने देखा वो ताहिरा ही थी और उसका सर एक तरफ को था, मानो फांसी लगने से गर्दन टूट गई हो। टूटी गर्दन, ये सब देखकर उसे कुछ याद आने लगा, पर तभी रचना एक झटके से उठ गई। आरुष चलो उठो, अरे हिलो भी, चलो यहाँ से। एक दूसरे का हाथ थामे वो जितनी तेजी यहाँ से भाग सकते थे भागने लगे। उस हॉल से बहुत दूर आने के बाद वो एक दीवार से टिक कर हाँफने लगे। माय गॉड, वो क्या था? क्या दिखाना चाहती थी वो? अपनी मौत। हर भूत यही दिखाना चाहता है, आरुष बोला। कुछ पल उन्हें सामान्य होने में लग गए। रचना मुंह बाए उसे देखती रही, फिर बोली, ठंड लग रही है, चलो आओ, ये कमरा खाली है। बोलकर वो एक कमरे में घुस गई। आरुष भी पीछे आ गया। यार मेरी तो कुल्फी जमी जा रही है। सुनो, यहाँ आते समय एक और छोटा बगीचा दिखा था मुझे, चलो कुछ जलाने को ले आते हैं। कुछ देर बाद उस ठंड और सीलन भरे अंधेरे कमरे में आग की गर्मी और रोशनी भर गई। रचना के पास जो गन थी वो असल में एक सिगरेट लाइटर ही थी, जिसकी मदद से उसने वो आग जलाई थी। अब कुछ चैन पड़ा। तुम्हें क्या हुआ? वो आरुष को देखती हुई बोली। मेरे दोस्त, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? अब अभी तो उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, कल सुबह देखेंगे। पर अभी अभी जो देखा, कहीं उन्हें भी कुछ वैसा ही? भूत, आत्मा, प्रेत, कुछ मिल गया तो? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? नहीं, मजाक तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने बना रखा है। भूत ही ढूंढने आए थे ना, लो मिल गया, बना लो वीडियो, वो भी बिना तुम्हारे। बस देख रहा हूँ कि आवाज़ लौट आई है तुम्हारी। वैसे डर लगे तो अभी चाहो तो। उसने दोनों हाथ धीरे से फैलाए, मानो उसे छुपने के लिए कह रहा हो। बदले में रचना ने उसे कसकर एक मुक्का चढ़ा। ओह, हाथ है कि हथौड़ा? ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, मस्ती नहीं, वो उपेक्षा से बोली और आग तापने लगी। आगे उसने कहा, वैसे तुम्हें देख कर लगता तो नहीं कि इस मामले में दूध के दांत भी टूटे हैं अभी तुम्हारे। वो हंसी। आरुष चुप रहा और आग को घूरता हुआ कुछ सोचता रहा। क्या सोच रहे हो? अब तक तो यही सोच रहा था कि इस महल की उस राजकुमारी और श्राप में शायद ही कोई सच्चाई हो, पर अब एक नया ट्विस्ट। ताहिरा, मतलब क्या वो कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं? कभी वो सच में थी, ज़रूर लहरी ने देखा था उसे। आरुष सोचता हुआ बोला, हो सकता है इस महल के श्राप की कहानी बस बुलबुला ही हो। श्राप या जो भी हॉन्टेड चीज़ इस फिल्म से जुड़ी है वो ताहिरा की वजह से ही हो, रचना बोली। आरुष ने उसे घूर कर देखा। हाँ, मैं सब जानती हूँ, बताया तो, आज सुबह छिपकर देख रही थी तुमको, और तुम्हारे दोस्त की सारी बातें सुनी मैंने। वो महल के श्राप, राजकुमारी, फिल्म और वो दीपशिखा वाली भी। वो आरुष के घूरने से ज़रा भी विचलित नहीं हुई थी। और याद करो, जब तुम अपने मामा की स्टडी में आए थे और उन्होंने तुम्हें गगन लहरी की खुद से मुलाकात के बारे में तुम्हें बताया था, मैं भी तो वहीं थी, मैं सब सुन रही थी। बात जब उस फिल्म की हुई तब भी मैंने सब सुना, वो अब आराम से बोली। वो एक लकड़ी से कुरेदती आग को ठीक कर रही थी और आरुष उसे एकटक देखे जा रहा था। कैसे कहता उसे कि ताहिरा से कम बड़ी मिस्ट्री तो वो खुद भी नहीं थी। उसे अब भी याद है जब वो मामा जी की स्टडी में उससे मिला था और मामा जी ने लौट कर बताया था कि रचना तो उस दिन छुट्टी पर थी। तो फिर वो किससे मिला था? वैसे तुमने अब तक बताया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरुष बोला, अरे यार, कोई ऐसी जगह में क्या करता है, घूमने आई थी बस,
जितनी मेरी सैलरी है और जितनी मुझे छुट्टी मिलती है, मैं इससे ज़्यादा कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये महल तो पास ही है उस कस्बे से, मतलब जहाँ विक्रांत सर रहते हैं, जहाँ मेरी जॉब है। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ यहाँ, ये कहो कि अक्सर आती रहती हूँ। वो आराम से बोली। रियली? नया बंदा पक्का यहाँ भटक जाएगा। खुद ही को देख लो, तुम भटक गए, तुम्हारे दोस्त भटक गए। पर अगर दिन का समय होता तो अभी हम इस महल के बाहर होते। मुझे यहाँ का रास्ता मालूम है। अभी रात में चांस नहीं लेना मुझे, खास तौर पर उन लटकती हुई बहन जी को देखने के बाद। तुम वैसी नौकरी क्यों करती हो? मतलब? आरुष के अचानक सवाल बदल देने से वो थोड़ा चौंक गई थी। मतलब ये कि तुम्हें बेटर जॉब मिल सकती है, और फिर वो कस्बा भी तो बहुत छोटी जगह है। और पता नहीं बेटर जॉब की तुम्हारी क्या डेफिनेशन है। मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। मानती हूँ शुरू में मैंने बस यूं ही इसे ज्वाइन कर लिया था, पर अब मुझे अच्छा लगता है विक्रांत सर के साथ काम करना, वहाँ उन किताबों के बीच रहना। तुम्हारी मामी तो कितनी बार ऑफर भी कर चुकी है कि मैं उनके साथ ही रहूँ। हाँ, आउटर है पर बहुत शांत जगह है वो। सच कहूँ तो शहर की चिल्लापों से अब मुझे घबराहट होती है। अच्छा? हाँ, और एक और वजह भी है, वो संकोच से बोली। आरुष ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो अकेले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मामा मामी वो अच्छे लोग हैं, मतलब तुम्हारे कज़न को साथ रहना चाहिए ना उनके। वो थोड़ी सकुचाती हुई बोली और चुप हो गई। दोनों की बनती नहीं और तन्मय की भी गलती नहीं। मामा जी अपनी राइटिंग की वजह से हमेशा किसी शांत एकांत जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। अब तन्मय अपनी जॉब छोड़कर कैसे उनके साथ रहे? वैसे भी मामी से उनकी बनती नहीं, वो उनके स्टेप मदर। आरुष भी चुप हो गया। हाँ, जब तुम आ गए थे तो बहुत उदास हुए थे दोनों, और तुम इस बार बिना बताए ये इस महल तक पहुंच गए। गुजरे तो वहीं से होगे ना? रचना उसे घूरती हुई बोली। वो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आरुष जल्दी से बोला और परे देखने लगा। अरे पर देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आरुष इस अंदाज में बोला कि रचना चुप हो गई। कुछ देर बाद रचना एक दीवार से टिकी झपकी लेने लगी, पर आरुष की आंखों में नींद न थी। उसके दिमाग में बार बार छत से लटकती ताहिरा घूमने लगती। क्या रचना सही कह रही थी? फिल्म और दीपशिखा के साथ गड़बड़ होने की असल वजह ताहिरा थी। एक ब्रिटिश फिल्म पर उसने अपने ही चैनल में एक वीडियो अपलोड कर रखा था। वो भी एक महल की भूतनी पर बनी फिल्म थी। शायद उस भूतनी को पसंद नहीं था कि उस पर फिल्म बने। कई दुर्घटनाओं के बाद अंततः सन 73 में उस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। तो क्या मिलती जुलती कहानी ताहिरा की भी थी? सारी गड़बड़ उसके भूतनी की थी। उस ढाबे वाले सरदार जी की बातें याद आई। फिल्म की यूनिट शूटिंग के लिए यहाँ इस महल में पहुंची थी, पर शूटिंग हो ही नहीं पाई। उन सबको जाना पड़ा था यहाँ से। किसी और महल में शूटिंग हुई, पर यहाँ भी तो गड़बड़ ही हुई ना। पहले दीपशिखा गायब हुई, फिर वो दूसरी अभिनेत्री भी मर गई कार एक्सीडेंट में। क्या वहीं से वो भूत उस फिल्म के पीछे लग गया था? ओह, खास उन दोनों के ही साथ हादसे हुए जिन्होंने ताहिरा का किरदार निभाया था। आरुष उठकर खड़ा हो गया। क्या उसे बाहर जाना चाहिए? क्या वो किसी राज को जानने के बेहद करीब था? क्या उसे एक बार फिर ताहिरा की रूह से मिलना चाहिए? उसने एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया और फिर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से कुछ आवाज़ आई, कहीं दूर से बहुत ही धीमी पायल की आवाज़। कुछ देर की शांति रही, फिर दबे कदमों की आवाज़। कौन होगा? आरुष ने डरते झिझकते कमरे से बाहर देखा। बाहर घुप अंधेरा था। 5-7 मिनट खड़ा हुआ वो बस अंधेरे में देखने की कोशिश करता रहा, और तभी उसके सामने रोशनी हो गई। आरुष चौंका। वो पीली रोशनी एक पुराने ज़माने के समाधान से आ रही थी। कोई उसे थामे खड़ा था और उसी की तरफ देख रहा था। कोई लड़की थी शायद, उसकी आकृति तो यही बता रही थी। आरुष उसे घूरता रहा। वो जानता था कि वो लड़की इंसान नहीं, वो भी उनमें से ही एक है। बहुत देर तक वो आरुष को घूरती रही, फिर पलट के चल दी। आरुष जल्दी से वापस कमरे में गया। अंदर रचना दीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। उसने जल्दी से एक कोयला हो चुकी लकड़ी उठाई और बाहर को लपका। गलियारे के अंतिम छोर पर वो समाधान पकड़ी परछाई अब भी उसका इंतजार कर रही थी। उससे एक निश्चित दूरी बनाते हुए आरुष उसके पीछे हो लिया। लगभग 20 मिनट के बाद एक कमरे के सामने पहुंचकर वो स्थिर हो गई। आरुष हिचकिचाते हुए कमरे के दरवाजे तक आया। उसने एक दबी निगाह फिर उस समाधान पकड़ी आकृति पर डाली, पर समाधान के पीछे वो बस एक परछाई ही दिखी। फिर उसने उस कमरे की तरफ देखा जो पुराने ज़माने की रसोई जैसा लग रहा था। आरुष अंदर गया। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस चारों तरफ देखे जा रहा था।
और तभी किसी ने अंधेरे से बाहर निकलकर उसके कंधे पर हाथ रखा। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।